अब बचे हुए प्रोविजंस कर लेते हैं फटाफट से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन मुझे लगता है 194 LA ला 194 LA। अभी मैं मेन नोट से बता देता हूं फटाफट से, कहां चला गया जे है। हेरा, अरे वो 194 IA जो था ना, वो कब अप्लाई हो रहा था? जब अपन मकान खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मकान का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको कंपनसेशन देगी, तो उसके ऊपर वो टीडीएस कट कर देगी, है ना। तो सेक्शन क्या अप्लाई होगा, 194 LA। और LA के अंदर मेन बात क्या, टीडीएस की रेट कितनी रहेगी, 10%। वो 75% वाला क्लॉज तो अब अप्लाई करना ही करना, और 2.5 लाख तक का अमाउंट मिलेगा तो टीडीएस कट नहीं होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज रहता बच्चा। 194 IA अप्लाई होता है 50 लाख और 1% वाली बात पे, और LA अप्लाई होता है 2.5 लाख और 10% वाली बात पे। कंपलसरी एक्विजिशन होगा तो LA, और आपने खरीदा हो तो फिर ठीक है। फिर दोस्तों एक और एक सेक्शन है, दैट इज 194 M। सी, आपको याद है जब अभी हमने पढ़ा 194 I पढ़ा था, 194 I किसका था दोस्त, रेंट का, है ना। और 194 I भी कौन सा था, वो पर्सनल वाला रेंट, है ना, वो पर्सनल वाला रेंट था। तो सुन, एक होता है 194 C, एक होता है 194 J प्रोफेशनल वाला, और 194 H कमीशन, अदर कमीशन, है ना, बिल्कुल, अब इधर कमीशन, ये 3 होते हैं ना। ये भी तब अप्लाई होते हैं जब बिजनेस नेचर का क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, या फिर इंडिविजुअल HUF तभी अप्लाई होते हैं जब उनका क्या होता है, ऑडिट, है ना। अब मान लो कि उनका ऑडिट नहीं होता है, या फिर होता भी होगा लेकिन वो कौन से नेचर का खर्चा कर रहे हैं, पर्सनल नेचर का खर्चा। बिजनेस नेचर का खर्चा करते तो ही टीडीएस क्या होता है, कट होता है। लेकिन मान लो वो पर्सनल नेचर का कर रहे हैं जिनका ऑडिट होता है वो भी, तो दोस्तों होगा क्या, उनके ऊपर 194 M, जहां पर 194 C J H अप्लाई नहीं होगा, वहां पर क्या अप्लाई होगा, 194 M अप्लाई होगा। वो रेंट के लिए था, वो रेंट को क्रॉस करने के लिए था। और ये किसको क्रॉस करने के लिए है, ये जो C यानी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल फीस, या फिर अदर कमीशन पे कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने मकान खरीदा और मैं कमीशन क्या कर रहा हूं, पे कर रहा हूं। तो अब मान लो कि मैंने किसी को 60 लाख रुपए का कमीशन पे कर दिया, ठीक है, कितना पे किया, 60 लाख का। अब मेरे को तो टीडीएस कट करने की कंप्लायंस ही नहीं थी, क्योंकि मैं बिजनेस ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने घर खरीदने के लिए किया था। लेकिन ऐसे केस को कौन कवर कर लेगा, 194 M। इस पर टीडीएस किस रेट से कटेगा, 5% से। अमाउंट 50 लाख से ज्यादा होगी तो ही कटेगा, 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो ही टीडीएस कट करने की बात आएगी। ये है 50 लाख। अब ये तो वो उसकी बात है, हाँ, एनम पर एनम 50 लाख। अब देखो ये ये वाला क्वेश्चन पढ़, तो क्या समझ में आ रहा है कि तुमको, पढ़ो। देख क्या समझा इसको पढ़ के, देख मैं बताऊं कैसे सॉल्व कर। 194 क्या लग रहा है यहाँ पे, मिस्टर बे केयरिंग और रिटेल बिजनेस टर्नओवर इतना दे रखा है। अच्छा, टर्नओवर क्यों दे रखा है, ये बताने के लिए कि भैया इनका ऑडिट होता है ना। टर्नओवर क्या हो गया, ज्यादा हो गया तो इनका ऑडिट होता होगा। कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट करता तो क्या लगता है, 194 C। अच्छा, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, केयरिंग ऑन फॉर रेजिडेंशियल हाउस, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर और रेजिडेंशियल हाउस के लिए वो पेमेंट कर रहा है। तो यार 194 C पर्सनल नेचर के खर्चों पे अप्लाई नहीं होता, कोई सा भी टीडीएस के सेक्शन पर्सनल के लिए अप्लाई नहीं होते, भले ही इनका क्या होता हो, ऑडिट होता हो।
तो 194C में तो टीडीएस कट नहीं होगा। अब बचा क्या, 194M आ गया ना, उसको क्रॉस करने के लिए क्या आ गया 194M। लेकिन उसने क्या बोला कि पेमेंट कितना होना चाहिए 50 लाख से ज्यादा, तो ही टीडीएस क्या करेंगे, कट करेंगे। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, टीडीएस अंडर सेक्शन इज नॉट अट्रैक्टेड सिंस द पेमेंट इज फॉर पर्सनल पर्पस। टीडीएस अंडर 194 इज नॉट अट्रैक्टेड एज द एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट टू द पेई डज नॉट एक्सीड 50 लाख, है ना। सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो फटाफट से। ये क्यों दिया, होता है कि नहीं होता है, नहीं होता ना, 1 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो ऑडिट कहां होता है, लिखा ना, ऑडिट नहीं होता ना इसका, है ना। तो ऑडिट कहां होता है इसका, जिसका ऑडिट 1 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा होगा उसका ऑडिट होगा ना, ठीक है। तो उसका कम है तो ऑडिट नहीं होता है, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई नहीं होता है 194C। अभी किसके लिए पेमेंट कर रहा है, ठीक है, एम लगेगा इसके ऊपर, वो कटेगा टीडीएस इसका, क्योंकि 50 लाख से ऊपर हो गया है ना। 10% कटेगा, किस पे लगेगा, है ना। Since the aggregate of the payment C when does not exceed either, ठीक है, होगा ना भैया, ठीक है, ऐसा सॉल्व करते हैं। ये वाला कर लो भैया, पेंशनर है तो 194C तो होगा ही नहीं, 194M होगा, लेकिन M भी 50 लाख से एक्सीड नहीं करता। ये करोगे भाई, ये करो, सैलरीड वाला है तो ये ब्रोकरेज पे कमीशन पे कर रहा है, अदर कमीशन, तो वो थोड़ी होता है, वो तो बिजनेस वालों पे होता है। ये पर्सनल का हो गया तो 50 लाख से क्या हो गया ज्यादा, कटेगा टीडीएस, है ना। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं देखो भैया बात समझ लेना, पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस नहीं लगता, लेकिन 194M में आ जाओगे तो लग जाएगा। 194M में कौन कौन सी चीजों को कवर किया है, सी जे और एच, हाँ CHJ, CJ और H, ठीक है। फिर ये वाला भी पढ़कर जाइए भैया, M भी इंपॉर्टेंट था और साथ में कौन सा इंपॉर्टेंट है, N भी इंपॉर्टेंट है ना। N में क्या है, अगर आप क्या लिखा हुआ है, आप बैंक से क्या निकाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो कैश में, क्या कर रहे हो, कैश में। तो आप बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी हु इज रिस्पांसिबल फॉर एनी सम बीइंग अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट इज द केस में बी इन कैश एक्सीडिंग 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20% फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन बाय सच पर्सन, इट शैल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 2%। किस रेट से टीडीएस कट किया जाएगा, 2% से। अगर क्या कर रहे हैं, एक्सीडिंग 1 करोड़ से ज्यादा क्या निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। अब भैया इसमें एक अमेंडमेंट आया है, और अमेंडमेंट क्या था, ये कि अगर आपने क्या नहीं करा हो, रिटर्न फर्निश नहीं किया हो, फॉर लास्ट 3 सालों को आपने क्या नहीं करा हो, रिटर्न फर्निश नहीं किया हो, तो भैया आपका तो 20 लाख से ज्यादा हो जाएगा ना पेमेंट, तो ही टीडीएस कट करेंगे। 1 करोड़ तक कितना, 2%, और 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो कितना करेंगे, 5%, ठीक है। अगर आपने 3 सालों का क्या नहीं भरा हो, रिटर्न नहीं भरा हो। अगर देखो रिटर्न भरा हुआ है 3 सालों का, तो फिर 1 करोड़ और वहां पे कितना देखेंगे अपन, 2%, ठीक है। और अगर रिटर्न नहीं भरा हुआ है तो फिर 20 लाख से ज्यादा 2%, 1 करोड़ से ज्यादा 5% टीडीएस। इसके अलावा कोई सेक्शन नहीं पूछेगा। कौन कौन से हो गए भैया सेक्शंस, जो मेजर थे, आपको याद है कि नहीं, देख लेते, पर पूरा नहीं बोलेंगे नहीं अब। 194B, यस, वो 30% लॉटरी वाला। 194C हो गया, फिर 194 अपना D कंप्लीटेड है। 194DA कंप्लीटेड है, इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट आता है, LIC से पेमेंट आता है। फिर 194I रेंट का, 194GB हो गया है, 194HB हो गया है, और 194IA भी हो गया है 50 लाख वाला, और 194IB भी हो गया है 5% 50,000 पर मंथ वाला। 194JB हो गया है, JB हो गया, वो बहुत अलग अलग रेट थे वहां पर, है ना, प्रोफेशनल फीस और ये सब चीजें। फिर 194 अपना A भी हो गया है। 194A वो इंटरेस्ट वाला, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है ना, तो सेविंग पे नहीं कटेगा, FD पे वाला याद रखना। और फिर मैंने आपको
194 एल ए बता दिया है, एल ए कंपल्सरी एक्विजिशन करती ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, तो उसके ऊपर एल ए लगता है। और 194 एल ए के बाद आपको बता दिया अपन ने एम, यानी जहां पर सी एच और जे नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो पर्सनल नेचर का हो रहा है, तो यहाँ 50 लाख से ज्यादा 5%। और उसके बाद 194 एन कैश विड्रॉ करने पर बैंक से 2%, 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो रिटर्न नहीं भरा तीनों सालों के तो 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ऊपर 5%। इसके अलावा नहीं पूछेगा कुछ भी चीज। हाँ, अगर एक बात और याद रखना, अगर वो ये बोले कि किसी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया है, किसको पेमेंट किया है? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया है, तो उसके ऊपर है ना 20% टीडीएस, 20.8% टीडीएस कटता है। कितना? जैसे क्रिस गेल वगैरह को पेमेंट किया ना, तो उसके ऊपर कितना पेमेंट कितना टीडीएस कटेगा? 20 पॉइंट। ये इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि ये यहाँ पर है ना एक स्पेशल क्लॉज, यहाँ पर क्या है कि 0.8 भी है, इसलिए क्योंकि जब भी इनको पेमेंट करते हैं ना तो सेस भी कटता है। क्या कटता है? सेस भी कटता है। तो सेस बाकी लोगों, बाकी सेक्शन के ऊपर सिर्फ टीडीएस काटते हैं टैक्स का, बाकी सेस नहीं जोड़ते, यहाँ जोड़ते। लेकिन नहीं पूछेगा, तुम्हारी बुक में शायद दे रखा है नहीं दे रखा, मुझे आइडिया नहीं दे रखा जाता क्या। दैट्स इट। फिर बात आती है एडवांस टैक्स किनको भरना होता है दोस्तों? एडवांस टैक्स किनको भरना होता है बताओ? जिनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की हो। भाई ये यही पढ़कर चले जाओ और कुछ नहीं तो, है ना? ये पढ़ के चले जाओ भाई, इतना तो पता हो कि कम से कम कभी बेसिक सा क्वेश्चन आया जो अपन क्या करते, सॉल्व कर दे। एडवांसेस किनको भरना होता है? जिनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे क्या होती है, ज्यादा की, है ना? एस्टिमेटेड टैक्स लाए, आप सोच लो कि आपको कितना टैक्स बनेगा, अगर वो किससे ज्यादा है 10,000 या उससे ज्यादा, तो आपको क्या भरना पड़ेगा? एडवांस टैक्स। कोई एक्सेप्शन था? सीनियर है, अगर कोई सीनियर है और उसकी बिजनेस हेड से इनकम नहीं है, तो भले ही उसकी टैक्स लाइबिलिटी किससे ज्यादा हो रही हो, 10,000 से ज्यादा, तो उसको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। एडवांस टैक्स कितनी इंस्टॉलमेंट में जाता है? 4। कितनी इंस्टॉलमेंट में जाएगा? 4 इंस्टॉलमेंट में। 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को, फिर 15 सितंबर को, फिर 15 दिसंबर को और 15 मार्च को। यहां पर कितना जाता है? 15%। यहां पर जाता है 30%, यहां जाता है 30% और यहां जाता है 25%। गवर्नमेंट का यह कहना है कि यहां तक कितना आ जाना चाहिए? 15% आ जाना चाहिए। यहां तक आप कितना पे कर चुके होंगे? मैं बोल रहा हूं यहां कितना पे करना पड़ेगा। 2 चीजें याद रखना, यही गलती होता है बच्चों से। बात वही है, अपन तो सीख रखे, हाँ, लेकिन ऐसा सीख ले चल, तो अपन ने ऐसा पढ़ रखा तो ऐसा कर ले। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भैया 15 जून तक कितना आ जाना चाहिए? 15 जून तक आ जाना चाहिए 15%। 15 सितंबर तक आ जाना चाहिए आपका 45%। 15 दिसंबर तक आ जाना चाहिए आपका 75%। और 15 मार्च तक कितना आ जाना चाहिए? पूरा 100%। तो आ जाना चाहिए इतना, तो अपन यहां जब 15 पे कर चुके होंगे तो यहां कितना पे करना पड़ेगा? 30 ही पे करना पड़ेगा। यहां तक अपन 45 पे कर चुके होंगे तो फिर कितना पे करेंगे? 30 ही। और यहां तक अपन टोटल 60 और 75 यहां तो कितना पे करना पड़ेगा? 25%। भैया एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है जरा ध्यान से देख लो, जो क्वेश्चन आता है वही बता दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टेंशन ही नहीं। देखो क्या करेगा वो ये बोलेगा कि भैया मोहिनी है, मोहिनी की जो रेंटल इनकम है वो 70,000 रुपए पर मंथ है। उसकी रेंटल इनकम कितनी है? उसको 15 सितंबर के दिन कितना एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो बच्चे क्या करेंगे? सुनो, पहले तो 70,000 इंटू कितना कर दो? 12। 70,000 इंटू कितना कर दो? 12। इसका 30% माइनस कर दो। ये गलती करते ना हर कोई। हाउस प्रॉपर्टी अप्लाई करो ना। हाउस प्रॉपर्टी में कोई एक्चुअल रेंट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया मैंने, सॉरी, कोई फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दी, तो यही जीएबी है।
जीए का म्युनिसिपल टैक्स नहीं तो 30% अपन क्या करते, माइनस करते। आप लोग क्या करके आते हो, सीधा 70,000 इंटू 12 करके आते हो और फिर करते हो। तो आप क्या करो, 70,000 इंटू 12 करके 30% माइनस कर दो, तो ये उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। उस टोटल इनकम पे क्या निकालना, टैक्स निकालना। उस टोटल इनकम पे क्या निकालना, टैक्स निकालना। टैक्स कैसे निकालते, 0 से लेके 2.5 लाख तक। 2.5 लाख से लेकर वो न्यू टैक्स रेजिम वाला फिर अपन देख लेंगे, जब एक दो दिन बाद क्लास लूंगा तो उसमें बता दूंगा न्यू टैक्स रेजिम का। आप लोगों को भी बताना है न्यू टैक्स रेजिम का एक क्वेश्चन। तो वो टैक्स निकाल लिया। उस टैक्स निकालने का वो बोलेगा 15 सितंबर तक कितना आ जाना चाहिए, तो जो भी टैक्स आएगा उसका 45% करना, और 15 सितंबर को कितना भरना पड़ेगा तो 30% करना। और वो यही पूछेगा, नहीं वो यही पूछेगा कितना भरना पड़ेगा। तो आप याद रख लो, 15 जून को 15% भरना पड़ेगा, 15 सितंबर को 30 भरना पड़ेगा, फिर 15 दिसंबर को 30 भरना पड़ेगा, और इसकी जगह वो सैलरी भी डाल देगा। तो सैलरी डाल देगा, क्या बोलेगा कि भैया की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, तो तुम क्या करोगे, 50,000 इंटू 12, 50,000 इंटू 12 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दोगे, और जो भी टैक्स कैलकुलेट करोगे उसका इतना भर दोगे। गलत हो जाएगा, 50,000 माइनस करो ना भैया, 50,000 इंटू 12 जो भी सैलरी आएगी, सैलरी के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होती है, 50,000 की होती है, वो माइनस करो, वो माइनस करो। तो याद रखो, जहां रेंट दिख जाए, जहां रेंट दिख जाए और इनकम निकाल रहे हो तो 30% माइनस करो ही करो, और सैलरी के केस में 50,000 माइनस करो ही करो, और उसके बाद क्या निकालो, टैक्स, और उस टैक्स का 30% करके भर दो। ठीक है, दिस वॉज एडवांस टैक्स, है ना। फिर दोस्तों बात आती है टीसीएस की। आप उसके लिए चिल ले सकते हो, इतना कोई खास नहीं है टीसीएस, है ना, चिल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है टाइम इतना तो कोई बात नहीं, टीसीएस की जो रेट्स मैंने दे रखी थी, अगर पढ़ के जाना है तो आप पढ़कर जा सकते हो, इतना कोई खास नहीं है मेरे हिसाब से। तो नहीं बनता है क्वेश्चन यहां से। कहां फोकस करेगा वो, टीडीएस और एडवांस टैक्स पे ही फोकस करेगा। ठीक है, तो ये था भैया। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आए थे यार, वो देख लें। अब कल क्या पढ़ेंगे मालूम है, कल पढ़ेंगे डिडक्शंस। और डिडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में एक भी नहीं आई थी, और इस बार क्या आ सकता है, 3-4 नंबर। ये मैंने कितनी बार बताया होगा तुम लोगों को, 30% माइनस करना है, 50,000 माइनस करना है, मैंने कितनी बार, और आप लोग भी यही गलती करके आते होंगे, है ना। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि लोग क्या सोचते, जहां पे भी रेंट दिखी है ना, जहां रेंट दिखी तो लोग क्या सोचते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगाते ना। अपन ने हाउस प्रॉपर्टी की पूरी स्टेप सीखी है, तो हर बार कितना भी सिंपल क्वेश्चन आए तो हाउस प्रॉपर्टी की पूरी स्टेप अप्लाई करनी है।